ये आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, स्क्रीन विजिबल है। जी सर। तो जो लास्ट में ना हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, जैसे हमारे पास था कि इनहेरिटेंस का और एब्स्ट्रैक्शन का। ये कुछ मेन कंसेप्ट थे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। तो इसके अलावा कुछ एक दो और कंसेप्ट भी होते हैं। हमारे पास जो मेन फोर होते हैं वो ये होते हैं: इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो हमने क्योंकि दो देख लिए थे, तो आज हम बाकी दो को देखेंगे। इसके अलावा हम इनको ओवरव्यू भी देख लेंगे कि बाकी किस तरह काम करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बिना प्यार के लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। फिर ना हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में से पहले देख लेते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल। जैसे कि फिगर आपको विजिबल होगी, इसमें वो चारों कंसेप्ट उसने एक साथ बता दिए कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन किस तरह यूज हो रही है, कैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इनके हमने ये दो तो देख लिए थे, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस क्या होती है। आज हम इन दो को देखेंगे, इनकैप्सुलेशन को और पॉलीमॉर्फिज्म को। जो एब्स्ट्रैक्शन वो होती है कि आप ना जो डिटेल को हाइड कर देते हैं यूजर से, यानी कि आपको सिर्फ मेन चीज पता होती है, जो उसकी बिहाइंड द सीन वर्किंग होती है ना, उसको आपको आइडिया नहीं होता। इसलिए होता है कि यूजर के लिए आसान नहीं हो, ताकि वो जो मेन चीज़ है ना, उस पर फोकस कर सके। जबकि जो नेटिव्स का कंसेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि अब जैसे हमारे पास ना कुछ अपनी खसूसियत होती है, कुछ पेरेंट्स की होती हैं। तो जब जब हम पैदा होते हैं तो मतलब पेरेंट्स की भी खसूसियत होती है, अपनी भी होती है। तो इस तरह कंसेप्ट हमारे पास है इनहेरिटेंस का। इनके जो इनके डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं और अपना भी हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट होते हैं। बाकी हम डिटेल के साथ में इनको देख लेते हैं कि ये किस तरह मतलब काम करते हैं। तो जो हमारा आज का पहले कंसेप्ट है वो है इनकैप्सुलेशन का। अब जिस तरह इसके नाम से ज़रा इनकैप्सुलेट करने, इनके सबको इकट्ठा कर देना। अब जैसे कोई भी क्लास है ना, उसके अंदर मेथड्स भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। तो इस तरह से हम दो को ओवरऑल पूरा ना कंबाइन कर देते हैं एक ही साथ। तो हमारे पास ये कंसेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का। जैसे भी एक फिगर है ना हमारे पास, ये अगर पूरी क्लास है ना, उसके अंदर हमारे पास मेथड्स भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। मेथड्स यानी आपको इनको फंक्शन भी कहते हैं, और वेरिएबल जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल होते हैं। अब बताए कि ये क्यों यूज होती है, इसके पर्पस क्या है। तो कुछ हमारे पर्सनल रीजन है कि हम ये क्यों यूज करते हैं। पहली बात डेटा हाइडिंग की। इन्हें क्या आप ना एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। हम इनको यूज कर सकते हैं ताकि जो हमें रिक्वायर है या जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं ना, सिर्फ उसको कर सके। तो एक तो होता है हमारे पास डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट। इनकी जो हमारे पास जो रिक्वायर है सिर्फ उसको दिखाया जा सके। फिर होता है कि एक्सेस थ्रू मेथड्स, यानी कि जैसे मैंने कहा था ना कि आपके पास पब्लिक हो गया, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। और पिन के थ्रू ना एक्सेस कर सकते हैं मेथड्स को। इस तरह हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। फिर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। इनके अगर हम इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास सिक्योरिटी थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल है ना हमारे पास बैंक सिस्टम की। अब उसमें ये है कि हमारे पास जो बैलेंस होता है ना, उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। या तो हम उसको मतलब मॉडिफाई करते हैं, जैसे अपने उसके अंदर अकाउंट के अंदर मतलब पैसे फॉरवर्ड करा दिए या विदड्रॉ करा दिए, तो वो जो उसकी अमाउंट है वो चेंज होती है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट चेंज कर दें। तो ये हमारे पास एक होता है कि इसके कंसेप्ट में डेटा एनकैप्सुलेशन का। तो यहाँ तक किसी क्वेश्चन है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर बात थोड़ा लाउड बोलें क्योंकि आवाज़ कम आ रही है। जी सर, मैं वो कर लेता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं इसको दोबारा बताऊँ ये इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता दें सर, दोबारा जो है बता देंगे। यस सर, काइंडली प्लीज दोबारा रिपीट करिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, जहाँ मेरी आवाज़ कम हो ना, आप मुझे बता दीजिएगा। तो हम लोग ना इसको देख रहे थे इनकैप्सुलेशन को, कि मतलब इनकैप्सुलेशन होता क्या है। हम लोग कहते हैं एक ओप का कंसेप्ट है। इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो मेथड्स और वेरिएबल्स को एक ही साथ कर लेते हैं क्लास के अंदर। इसका मतलब हम लोग आगे मल्टीपल ना फायदे हो सकते हैं। पहली बात यह है कि हमारे पास ना डेटा हाइडिंग होती है, यानी कि हमने जिसको शो कराना है, जिसको मतलब पब्लिक करना है, उसको हम पब्लिक कर लेते हैं, बाकी को हम हाइड कर लेते हैं। इस तरह हम ना कुछ मैथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पब्लिक है,
प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। इनके किसको कितना राइट देना है। अब जैसे अगर एक बंदा है उसके पास सिर्फ रीड का एक्सेस है, तो सिर्फ वो रीड कर सके, ऐसा ना हो कि वो राइट भी कर सके। तो इससे हमारे पास कंट्रोल एंड सिक्योरिटी भी होती है इनकी, जिससे हमारे पास सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिखी हुई थी कि बैंक के अकाउंट ना, अब जैसे आप बैंक के अंदर बैलेंस होता है अकाउंट, आप उसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। या तो आप डिपॉजिट करते हैं तो उसकी अमाउंट चेंज होती है, या फिर उसको कुछ विदड्रॉ करते हैं तो चेंज होती है। तो इस तरह हमारे पास ना एक इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं और मेथड्स भी होते हैं। तो यहाँ तक मतलब क्लियर है आपको। तो चला, यहाँ मैंने कुछ लिंक्स भी दे दिए, तो हम उनको भी देख लेते हैं। पहले एग्जांपल इसकी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। हम देखें, जैसे ये एग्जांपल ना, हमारे पास एक क्लास है अकाउंट नाम से। उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया कि उसको मैं दूंगा मतलब ओनर कौन है और बैलेंस कितने हैं। उसके बाद हमारे पास डिपॉजिट की हमारे पास एक मेथड है, और एक है बैलेंस का। इनके जितनी भी अमाउंट होगी वो उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, और हमें टोटल बैलेंस शो कर देगा कि कितने हैं। मैं सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट जब बनाया ना, अकाउंट लिख के आगे मैंने नाम पेज पास किया, समीना 1000। यानी कि जो समीना नाम और 1000 है ना, ये इसके पास चले जाएंगे, और जो वैल्यू है उसको डिपॉजिट कर देगा इसके अंदर। फिर मैंने लिखा गेट बैलेंस, इनके जितना बैलेंस है ना मुझे शो करो। मैं इसको रन करता हूँ ना, तो ये देखिए 1500 शो हो रहा है। मतलब मेरे पास वो अमाउंट आ रही है जो मैंने डिपॉजिट करने के बाद चेंज की। मैं इसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता, कि मैंने ना यहाँ पे इसको बता दिया कि ये मेरे पास प्राइवेट है। तो मैं सिंपल इसको लिखता ना, तब ये पब्लिक होता हमारे पास, और हम इसको चेंज भी कर सकते थे। तो अगर मैं देखूँ ना इसको, बाजार तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसको लेने आ चेंज ये ना 10 बजे तो आए हैं, ये 12 हुए हैं अभी। सर कंटिन्यू करें। दी सर मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि उसके अंदर ना मैंने कि एक और इसको पास कर दें। इसमें मैंने कहा कि अब हमारे पास ना कि बैलेंस था, अगर हम इसको चेंज कर दें। ये नहीं कि उसने ये किया कि हमारे पास जितना पहले था ना उसने डिपॉजिट कर दिया। हम इसको प्राइवेट खेलने के लिए हम इसको, हमारे पास नोटेशन होता है, हम बताते हैं कि हमारे पास प्राइवेट है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। इसकी मजीद एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कुछ लिंक्स है हमारे पास ना, इसके अंदर मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, तो हम उनको एक मिनट देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब जैसे ना मैंने कहा था कि मॉडिफायर होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ना तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं पब्लिक मॉडिफायर, एक होता है प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड। अब जो पब्लिक होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका ये होता है कि वो क्लास एक्सेस कर सकती है विद इन क्लास भी और बाहर भी। तो उसकी कुछ डिटेल है, हम इसको रन करके देखें ना, तो हमारे पास ये आता है। सर अगर हम इसको आपकी कॉपी स्क्रीन करके, एक जगह स्टार्ट है। मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। तो शेयर हो रही है, लेकिन इनकेप्सुलेशन वाला शेयर नजर आ रहा है। अच्छा मैं एक वो मिनट उसके दोबारा, बाद जी। ये अब देखिए विजिबल है मेरी स्क्रीन दोबारा। अ, जी सर विजिबल है। ठीक है, तो मैंने मॉडिफायर्स को दिखा रहा था कि आपको ना किस तरह एग्जांपल हो सकती है। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करके इसको रन करते हैं पब्लिक मॉडिफायर को, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे ना हमारे पास ये मॉडिफायर पब्लिक है, इसके अंदर हमने ना सिंपल नॉर्मल वैल्यू दी है, उसको शो कराया है। देखिए मतलब नॉर्मल वैल्यू पहले एक्सेस कर रहे हैं, उसको फिर प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं ना, मतलब प्राइवेट कर देते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं कि लेकिन प्राइवेट के लिए हमने ना इसको नोटेशन यूज किया डबल अंडरस्कोर को, ताकि हमें पता चल सके कि ये प्राइवेट मेंबर है। हम इसको अगर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं,
तो ये देखिए, अब मतलब मुझे बता रहा है कि ये प्राइवेट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम एक्सेस करेंगे तो एरर देगा हमें। तो ये देखिए, मतलब सिर्फ वो पहली वैल्यू वो कर रहा है। अगर मैं इसको शो कराता हूँ तो ये देखिए, तो एरर मतलब कि इशू कर रहा है, दिस वुड फेस एन एट्रीब्यूट एरर। यानी कि वो कह रहे हैं कि बस है ही नहीं शो वैल्यू को, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो इस तरह ना इनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट को यूज करके अपनी सिक्योरिटी भी इनहांस कर सकते हैं, डेटा हाइडिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मेन कंसेप्ट है डेटा इनकैप्सुलेशन का। तो यहाँ तक क्लियर है। तो फिर इसको नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, वो है इनहेरिटेंस का। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो इसको हम जरा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे आपको फिगर शो हो रही होगी, ये ना मंकी वाली। इसमें ये है कि एक अगर पेरेंट है ना, तो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो चाइल्ड के अंदर भी आती हैं, और चाइल्ड की अपनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो इसको इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, मतलब पेरेंट्स की खसूसियत होती हैं और वो चाइल्ड के अंदर भी होती है। तो हम इसको एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि हमारे पास किस तरह होगा। जैसे ना मैंने यहाँ पे कोड किया हुआ, ये अगर एग्जाम्पल है ना, एक क्लास है व्हीकल के नाम से ये। इसमें एग्जाम्पल है इंजन स्टार्टेड। फिर नेक्स्ट है क्लास कार की, उसके अंदर प्ले म्यूजिक मतलब मेथड है, उसको कॉल करें। तो अगर हम देखें ना, हमारे पास ये सिर्फ इसका मेथड है, मतलब स्टार्ट इंजन ना इस क्लास का है, और जो प्ले म्यूजिक वो सिर्फ इस क्लास का है। लेकिन मैं दोनों को एक्सेस कर रहा हूँ क्लास के नाम से, कि ये चाइल्ड है और ये हमारे पास में पेरेंट है इसका। इसको पता इस तरह चलता है कि हमने इसको क्लास को ना ये पास की हुई है, इसके पेरेंट को पास किया हुआ है। तो इस तरह पता चल जाता है कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। इसको रन कर लेते हैं कोड को। ये देखिए, वो इस तरह ना मतलब दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर उससे क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उसका इसके भी तुम्हारे पास सिंपल इनहेरिटेंस था ना, इसके अंदर फिर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट होता है, जिसमें आप मल्टीपल लेवल की इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। इनके इसके अंदर एक लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। चलिए, थैंक यू मैम, हम इसको फिर continue करते हैं। अच्छा, फिर जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। इनके इसके अंदर ये होता है कि आपके पास अगर सेम फंक्शन है ना, आप उसको मल्टीपल वे से यूज कर सकते हैं। इनकी वो चीज़ें मतलब सेम तरह से होती हैं, जिससे पैरामीटर वगैरह को चेंज करते हैं और आपके पास एक न्यू बन जाता है। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल है शेप की ना, मेरे पास एक मेथड ड्रा का, लेकिन ये मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ बिहेव करेगा। जैसे अगर मैं सर्कल के लिए बुलाऊंगा ना, तो वो सर्कल को ड्रा करेगा, रेक्टेंगल के रेक्टेंगल ड्रा करेगा, और स्केयर के लिए स्केयर ड्रा करेगा। तो ये एक ही फंक्शन मतलब मुख्तलिफ काम कर रहे थे, इसका नाम सेम होता है। तो हम डिटेल देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉली जो वर्ड है ना, वो निकले मैनी फॉर्म से। और इसका मतलब होता है कि मैनी फंक्शन के साथ refer to message functions with same name that can be executed on many object। यानी कि आप इसको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर क्लियर होगा आपको। जैसे ना ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक एनिमल की ना। हमने कहा कि क्लास एनिमल है, उसके अंदर एक मेथड है साउंड का, सम साउंड। फिर हमने कहा कि डॉग है, इसको भी हमने एनिमल पास कर दिया। इसके अलावा कैट का हमारे पास एक क्लास है, मतलब ये दो क्लासेस हैं, और एक ये हमारे पास एनिमल की क्लास है। हम ये कर रहे हैं कि इसको पास करें। अगर हम इसको कॉल करेंगे ना, मतलब बल्कि ये तो सेम है ना, डेफ साउंड तीन जगह के ऊपर, लेकिन ये मुख्तलिफ बिहेव करेगा। इसलिए मैं इसको कॉल करूँगा,
ये देखो मतलब बार कर व्यू, यानी कि वो पहले इसको कर रहे हैं, डॉग को, फिर और कैट को कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास में ये कंसेप्ट होता है कि हम किस तरह सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ तक क्लियर है? तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम ना इसको मजीद देख लेते हैं डिटेल के साथ ना, कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं इसको भी जरा आपको शो करा देता हूँ ताकि थोड़ा कुछ चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं। जी ना, मतलब मैंने दो तीन आर्टिकल खोले हुए थे। जैसे ना इसने पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ना मुख्तलिफ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे हमारे पास ना पाइथन के अंदर फंक्शन होता है लेंथ का। जो लेंथ है ना वो तो सेम है, लेकिन मतलब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ यूज करते हैं। जैसे अगर आप उसको एक स्ट्रिंग दें तो उसकी लेंथ बता देगा कितनी लेंथ है। अगर आप लिस्ट देंगे तो उसकी बता देगा, टपल देंगे तो उसकी बता देगा। इनके सेम लेंथ का फंक्शन है और मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, तो हम इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखें ना, ये देखें मतलब यहाँ पे भी वो लेंथ यूज कर रहे हैं कि एक उसने स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करनी है। इसी तरह हमारे पास टपल लगा तब भी वो लेंथ को यूज करेगा कि टपल लेंथ नंबर ऑफ आइटम्स। वो पर डिक्शनरी भी है, इसी तरह हम मतलब मुख्तलिफ यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल दी है, तो हम इसको जरा कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास ना एक मेन हमारे पास क्लास है कार की, के अंदर मतलब मुख्तलिफ फंक्शन है, मतलब फिर हम बोट है, प्लेन है, लेकिन जो मेन है ना वो मूव का है, मतलब मूव सेल्फ। क्योंकि यहाँ भी मूव का मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पे मूव का मेथड यूज हो रहा है, लेकिन ये मुख्तलिफ बिहेव करेगा तीनों जगह के ऊपर। और हम इसको पास करेंगे, हम इसको रन करते हैं, ये देखेंगे मतलब ड्राइव, सेल, फ्लाई। इनके कार के लिए डिफरेंट है, मतलब बोर्ड के लिए, प्लेन के लिए, मतलब वो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ बिहेव कर रहे हैं। तो हम इसलिए इसको मतलब बोलते हैं कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट यूज हो रहा है। इस तरह हमारे पास फिर यहाँ पे हमारे पास तरह एग्जाम्पल है, इसमें इसने पैटर्न एग्जाम्पल दिए है। जैसे हमारे पास सिंपल ऑपरेटर होता है, अगर नंबर देंगे तो नंबर को ऐड कर रहा होता है। अगर हम स्ट्रिंग देंगे तो मतलब दोनों को इकट्ठा कर होते हैं, कंकेटिनेट कर रहा होता है हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये यहाँ भी उसने मतलब डॉग वाली एग्जांपल दी जो हमने मतलब अभी देखी थी, कि दोनों को वो मतलब कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास ना इसका पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर, इसमें ना थोड़ा मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग उसको भी जो है ना बता दें। जी सर, वो आगे टॉपिक है, मैंने उसको मतलब किया हुआ है आगे। सही। तो वो वैसे बेसिकली जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म के साथ ही जो है ना हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि जी सर, पॉलीमॉर्फिज्म में उसको यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये तो चाइल्ड यहाँ तक क्लास में क्लियर? जो वेरिएबल्स हैं वो तो सेम ही इस्तेमाल हो रहे हैं ना वेरिएबल। जैसे वो तो नियम तो सेम होगा उसका, जो मतलब मेथड होगा हमारे पास। ये ठीक हो। जी। तो जिस तरह सर कहे थे ना, हम ये भी देख लेते हैं कि ओवरलोडिंग का और ओवरराइडिंग कंसेप्ट। जब हम मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, तो हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं। एक होता है ओवरलोडिंग का, एक होता है ओवरराइडिंग का। जिस तरह ओवरलोडिंग है ना, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक चीज़ है तो आप उसको मुख्तलिफ तरह से करते हैं ना, तो यहाँ पे बस ओवरलोडिंग कंसेप्ट होता है। जैसे अगर आपके पास एक मतलब बो है और आपने मुख्तलिफ तीर करने हैं, तो आप उसको मतलब मुख्तलिफ डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो एक तरह से ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आता है हमारे पास।
इसी तरह ओवरराइडिंग का आता है। पहले हम ओवरलोडिंग को देख लेते हैं कि वो किस तरह हमारे पास मतलब यूज हो सकती है। देखिए, जैसे हमने ऊपर कहा था कि जिस तरह पॉलीमॉर्फिज्म है ना, इनके सेम नाम होगा, मल्टीपल मेथड्स होंगे विद सेम नाम के साथ, लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होगी। इनके से हमारे पास एग्जांपल है ना एडिशन की। अब इसमें अगर मैं एक दूंगा, मतलब आर्गुमेंट दो दूं, तीन दूं, चार दूं, तो उस आर्गुमेंट की बेस के ऊपर ना उसको मतलब फंक्शन को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे मैंने ये ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन 1 यूजिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी कि अगर मैं इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट के जरिए यूज करूँ तो वो किस तरह होगा। जैसे मैंने लिखा डेफ ऐड, यानी कि ऐड का मेथड है, उसमें हमने कहा कि एक्स और वाई, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये दो ऑप्शनल है। अगर मतलब आए तो ठीक है, नहीं आए तो आपने उसको जीरो डिफाइन कर देनी, यानी कि उसमें डिफॉल्ट सेट कर दिए। अब अगर मैं उसे दो पास करता हूँ ना, तो वो इन दो को ऐड करेगा। अगर मैं तीन करूँगा तो वो इन तीन को ऐड करेगा, और अगर चार करूँगा ना तो इन चारों को वो ऐड कर देगा। तो इस तरह मतलब मेरे पास सेम नेम है, लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट है और ये काम डिफरेंट कर रहे हैं। हम इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो मेरे पास मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट आता है। तो एक और तरह से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो होता है कि आर्गुमेंट को अगर हम कमल बता दें, इनके हम इसमें डिफाइन नहीं करेंगे कितना आर्गुमेंट है, जस्ट हम ये इसको इस तरह लिख रहे हैं ताकि उसे पता चले कि मल्टीपल नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं। मैंने इसको एक भी दिए, चार भी दिए, तीन भी दिए और दो भी दिए। तो मैं इसको करूँ तो ये देखें, तो मतलब उस बेस पे करे कि जितने आर्गुमेंट्स आएंगे उसके मुताबिक उनको वो ऐड कर देगा। तो इस तरह हम इन दो को ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग को। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो फिर हम आगे देख लेते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग को हम किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट है ना वो मेथड ओवरराइडिंग, वो ये है कि हम ना, अब इसके अंदर ये होता है कि पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है, आप इनहेरिटेंस को भी यूज करते हो ना, तब आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि डिफाइन अ मेथड इन सब क्लास विद सेम नेम एज इन द सुपर क्लास, द सब क्लास मेथड देन ओवरराइड द सुपर क्लास मेथड। यानी कि जो आपके पास सुपर क्लास में मेथड होते हैं ना, आप उसको इसमें यूज करते हैं तो उसके पास उसकी खसूसियात होती है। अगर हम इसको देखें ना, हमारे पास एक पेरेंट एनिमल है ना, मेरे पास एक है डॉग का, मैंने डॉग के अंदर एनिमल के पेरेंट को अगर पास किया ना, तो मैंने कहा सेल्फ, तो ये बताएगा कि भाई डॉग बार्किंग। तो इस तरह हमारे पास मेथड वो राइडिंग का कंसेप्ट होता है। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये देखिए वो मतलब बता रहा है डॉग बार्किंग। इस तरह का और एग्जाम्पल हम इसको देख लेते हैं कि जब यहाँ पे ये है कि मैंने क्लास डिफाइन की है, एक क्लास है उसके अंदर दो फंक्शन है, मतलब फंक्शन 1 फंक्शन 2। इस तरह जो बी है ना उसमें फंक्शन 1 और फंक्शन 3 है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बी को बना रहा हूँ ना, तो मैं उसे मतलब बी का वो बना रहा हूँ, तो ये इसको मतलब शो करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें तो कह रहे मॉडिफाइड फीचर ऑफ ए क्लास बाय क्लास बी। तो इस तरह हमारे पास मतलब वो राइडिंग का कंसेप्ट भी आता है और वो लोडिंग का भी कंसेप्ट आता है। ये एक टेबल दी हुई है जिसमें हम दोनों को मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों में किस तरह फर्क होता है। इसका जरा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि वो कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग के अंदर ना सेम नाम होता है और डिफरेंट सिग्नेचर होते हैं, इनके आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो बस कंपाइल टाइम इसको थोड़ा एग्जांपल जूम कर सकते हैं, जूम कर जी सकते हैं इसको थोड़ा सा। मैं कर देता हूँ। ये अब क्लियर है, zoom सही है? हाँ जी, अब ठीक है। जी, तो हम बता रहा था कि इसमें ना क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के अंदर ना, तो टेबल में बताया हुआ था कि जैसे हमने कहा कि इसमें सेम नेम होता है और डिफरेंट मतलब आर्गुमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर भी इसी तरह होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, और ये होती है रन टाइम की। इसमें इनहेरिटेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें होता है कि इनहेरिटेंस रिक्वायर होती है क्योंकि सुपर क्लास को ही ले रहा होता है। इसमें कहता है कि ये जो मेथड ओवरलोडिंग होती है ना, ये बिटवीन मेथड्स विद इन क्लास होती है, जबकि ये बिटवीन पेरेंट और चाइल्ड क्लास के दरमियान होती है। इसी तरह इसमें मतलब
बाकी भी ये थोड़ा क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं। जैसे ये कहते हैं ना कि नो नीड ऑफ मोर देन वन क्लास, इनके इसमें आप एक क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट दो क्लास चाहिए, एक पेरेंट की और एक चाइल्ड की। तो इस तरह हमारे पास ये कंसेप्ट होता है कि ओवरलोडिंग का ओवरराइडिंग का। तो हमने मतलब तीन देख लिए, एक और हमारे पास जो लास्ट पिलर है ना, जो हमने कल भी देखा था, तो उसको हम दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, यानी कि आप जो डिटेल वगैरह है उसको हाइड कर देते हैं, सिर्फ जो मेन पार्ट है ना उसको मतलब विजिबल रखते हैं ताकि आसानी हो जाए। डिटेल देख लेते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि हाइड कम्प्लेक्स लॉजिक एंड शो ओनली रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी। क्यों मेन चीज बताता है, जो पीछे वर्किंग है ना वो आपको नहीं पता होती क्या हो रहा है। कहते हैं प्रोसेस हैंडल कम्प्लेक्सिटी बाई हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल। फिर कहते हैं कि allow the filter complex system without needing to understand the internal detail। इनके हम डिटेल में जाने के बजाय भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ना, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम एक टच करते हैं तो उसके पीछे मतलब काफी कुछ और होता है, लेकिन हम एक 10 क्लिक दिखा देते हैं। हमने क्लिक किए मतलब मोबाइल ऑन हो गया, पावर ऑफ हो गया, कॉल चली गई है। तो ये सेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं कि हमें जस्ट वो सिंपल चीज दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे जो बैक एंड है ना उसका हमें नहीं पता। तो सेक्शन कितने पता है। इसकी फीचर्स हैं कि पहली बात है सिंप्लीफाई क्लाइंट इंटरेक्शन, उनके क्लाइंट के लिए आसानी हो, जो इंटरनल डिटेल है ना उसको हम हाइड कर सकते हैं ताकि उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। फिर हम बेनिफिट्स इसके देख लेते हैं। तो कहते हैं इनहेंस्ड मोडेलिटी, इनके आपको जो कोड है ना मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, इनके आप उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर देती हैं। सीए का कोड भी आसान से पढ़ा जा सकता है, उसके बाद में मेंटेन करना अपडेट करना वो इजी होता है। इसके अलावा रीयूजेबल भी है, क्योंकि आपके पास अगर मेंटेन करना इजी है तो आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर ये एग्जांपल है हमारे पास कार की है, देखें ना कार के अंदर मतलब कितनी चीज़ें हैं, उसके इंजन भी है, उसके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमें ये पता था अगर हम इसको मतलब कि स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे तो गाड़ी घूम जाएगी, अगर ब्रेक प्रेस करेंगे तो प्रेस हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ना बाकी डिटेल नहीं होती हमारे पास, हम सिर्फ मेन उसको देख रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट आता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है ना कि शेप की, हमने एक क्लास बनाई शेप की, तो फिर हम उसके अंदर पास कर दिया सर्कल, एक और बनाई सर्कल के नाम से। तो हम सर्कल सिर्फ 5 लिख रहे हैं ना, तो खुद ब खुद वो कर रहे हैं कि मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है और वो बता रहे हैं। अगर हम देखें ना 378.5, इस तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 10, तो मुझे बता देगा वो ना 314। तो इससे हम डिटेल नहीं पता, लेकिन हम इसकी ना मतलब देख सकते हैं, कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे कि ऊप के ना, जैसे हमारे पास जो 4 कंसेप्ट थे जिनको हमने देखा। तो अगर यहाँ तक किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मेरा एक सवाल है कि हम ये ऊप की जो प्रोग्रामिंग टाइप है इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? वैसे हम देख दो फंक्शंस में भी तो नॉर्मल, पहले काम कर रहे थे। जी बिल्कुल। इसकी मतलब मुख्तलिफ रीजंस हैं। जो मेन है, एक तो ये होता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो, यानी कि आप इसको रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकती हैं। दूसरा ये होता है कि आपका कोड ना डिवाइड हो जाता है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, मॉड्यूलिटी। तीसरा ये होता है इसको यूज़ करना, मतलब बाद में यूजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए इसकी कुछ मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऊपर सारे डिटेल दी है मतलब। मैं एक आंसर देना चाहूंगा तो जायज तो जी सर, ज़रूर सर। मिस जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, बेसिक प्रोग्रामिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ पे, जैसे मर्जी कोड करें। हमने छोटा सा लर्निंग करते हुए हम फंक्शन बनाते हैं तो हम कहते हैं जी हमने जो काम करना था वो अचीव कर लिया, तो डैट सिटी ही कोडिंग है। लेकिन जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है ना, फिर उसके अंदर बग्स के चांस बढ़ते चले जाते हैं और वो एक्सपोनेंशियल बढ़ते हैं। और दूसरे डेवलपर के लिए भी हम एक किस्म की मुश्किल खड़ी कर रहे होते हैं कोडिंग करते हुए, क्योंकि कोड जितना ही बड़ा होता जाता है वो उसको रीड करना उतनी मुश्किल होता चला जाता है। तो यही सारी प्रॉब्लम थी। इन सब प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए उन्होंने पैटर्न्स बनाए। ये बेसिकली जो ऊपर ना, ये डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। ये वो बताता है कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें कि एक तो प्रोजेक्ट स्केलेबल हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है।
आज रियल वर्ल्ड के अंदर भी तकरीबन आप समझ लें कि 20 प्रोजेक्ट कंपनियां फेल हो जाती हैं सिर्फ बैड कोडिंग की प्रैक्टिस की वजह से। बजट खत्म हो जाता है, कोडिंग उधर की उधर आ जाती है, प्रोजेक्ट देखने के काबिल नहीं होता। बज़ाहिर चल तो रहा होता है लेकिन अंडर द हुड उसकी कोडिंग इतनी गंदी होती है कि उसको खत्म कर देना ज्यादा मुनासिब लगता है। फिर उसके बाद सब दोबारा एक और मसला बनता है कि कंपनियां शुरू के अंदर तो बड़ा अच्छा चल रही होती हैं, जिस तरह हम भी देखते हैं कि हम कोई भी छोटा सा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लिखना चाहें तो उस वक्त लिख लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको एक्सटेंड करने की बारी आती है कि यार ये फीचर भी डालना है, ये फीचर भी डालना है, होना क्या शुरू हो जाता है, एग्जिस्टिंग कोड को बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करने की जरूरत पड़ने लग पड़ती है। और ये कि बहुत बैड हैबिट है। हैबिट क्या है ये, बल्कि कर्स है, एक श्राप है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें भी ज़रूरत पड़ी पैटर्न्स की। ऐसे पैटर्न बनाए जाएं जिनको फोर्सली स्ट्रिक्ट किया जाए और डेवलपर्स को कहा जाए इनको फॉलो करें। तब जाके ये पॉसिबिलिटी बनती है कि प्रोजेक्ट स्केलेबल भी हो, एरर भी कम हो। अगर एरर आ जाए तो उसके अंदर उसको डिटेक्ट करना इजी हो। आप खुद सोचें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ अब गूगल है या अमेजोन है, जिधर ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड चल रहा है, उधर अब एक बग आ जाए और फर्ज कीजिए कि वो अननोन बग है, ये तो सदियां लग जाएंगी ना। लेकिन उन्होंने ये ऐसा स्ट्रक्चर किया हुआ, चीज़ों को ऐसा स्ट्रक्चर किया हुआ है कि वो 1 मिनट के अंदर उधर पहुंच जाएंगे वो इशू किधर है। और ये सिर्फ इसी काम के तौर पे हो रहा है कि उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं। ये तो एक है ना, ये जो ऊप चल रही है। अब आगे जब हम इसको जूम करेंगे तो देखेंगे और भी चीज़ें आती हैं इसमें, और भी रूल्स आएंगे और भी पैटर्न आएंगे फंक्शनल। और जो इसके इस तरह का एक और पैटर्न भी है जो कोडिंग में काफ़ी यूज़ होता है, वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जो कि रिएक्ट जेएस भी आजकल उसको यूज़ कर रहा है। तो पैटर्न्स बनाए जाते हैं, मकसद एक ही होता है, कोड रीडेबल हो, एरर अगर आज जल्दी पकड़ा जाए, स्केलेबल हो। बहुत बड़ी चीज़ है स्केलेबल करना कोड को, क्योंकि नए फीचर के लिए पिछला फीचर डिस्टर्ब हो जाता है। और डेवलपर फिर इसी गेम में रहता है कि वो सीधे करता रहता है पूरी जिंदगी, जो ना जूनियर डेवलपर होता है। प्रोजेक्ट भी और उसकी उसको फिर ये भूल जाता है कि परफॉर्मेंस भी कोई चीज़, ऑप्टिमाइजेशन भी उसको अपनी जान के लाले होते हैं कि यार अब ये चीज़ चले तो सही किस तरीके। तो इन सारे चीज़ों का मुदावा है ये चीज़। थैंक यू दोस्तों। बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी तरह ये कि हमारे पास इससे होता है कि यूजेबिलिटी है, ताकि हम बाद में उसको एक्सटेंड कर सकें कोड को, उसको रीयूज कर सकें। इसके लिए रियल वर्ल्ड सिनेरियो होती है हमारे पास, और कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना, ताकि हम उसके अंदर इजीली काम कर सकें। ये हमारे पास टेबल भी, हम इसको भी देख सकते हैं कि ऊप की अगर क्या फ़ायदे हैं और उसमें ना नॉन ऊप में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमारे पास फोकस की बात आती है, सिर्फ इसमें ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा और बिहेवियर किस तरह होते हैं। यहाँ पे फंक्शन होते हैं, प्रोसेस फीचर होती हैं। तो हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे जस्ट फंक्शंस एंड वेरिएबल्स होते हैं। फिर हम इंकैप्सुलेशन करते हैं ताकि डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसमें होता है कि डेटा ग्लोबल होता है और ओपन होता है। उसके लिए हमारे पास ये होता है कि इसको ना इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के लिए कोड को रीयूज कर सकते हैं। जबकि इसके अंदर कोड को हार्ड होता है, उसको मतलब फंक्शन लेवल रीयूज करना पड़ता है आपको। सी एग्जाम्पल आते हैं पाइथन है, जैसे हमारे पास जावा है, C++ है। और उसी एग्जाम्पल में आता है कि हमारे पास सी हो गया, अर्ली पाइथन स्क्रिप्ट हो गई, जिसमें हमारे पास ये कंसेप्ट नहीं था। तो ये हमारे पास एक तरह से फर्क होता है कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमारा मतलब आज का मेन टॉपिक था कि हमने इसको कवर करना था, कि जो हमारे पास उसके बाकी कंसेप्ट थे उनको हमने कवर करना था और देखना था। तो अगर इसको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो सर हमने आज कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं? फिर हमारा जो मेन दो थे ना, वो ये था कि मैंने हमने देख। पॉलीमॉर्फिज। जी सर। सर ये थे, मतलब एक तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म का वो किया है, एक इनकैप्सुलेशन का। इसलिए हमने बाकी वो जी। ओवरव्यू लिया है सबका, चारों का, कि मतलब उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, उसकी एग्जांपल वगैरह और कंसेप्ट। तो ये हमने मतलब चार देखे हैं। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कंसेप्ट भी देखे हैं, ये किस तरह यूज होते हैं हमारे पास। सही। जैसे तो ये मतलब हमने कवर किया था आज। ठीक है सर, थैंक यू। जी।
तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट क्लास के लिए क्या है, तो फिर हम उसको कॉल कर लेते हैं कि भाई 10-15 मिनट है हमारे पास टाइम है। जी ठीक है जरूर। मैम सो भी आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग समझ आ गई सही से? हाँ जी, मुझे जो बेस कॉन्सेप्ट है वो तो मिल गया। अब प्रैक्टिस में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सही है, आप काइंडली एक्सप्लेन कर सकती हैं एक बार? चलिए, वैसे मेरा एक खुद का वो सवाल था। इसी का? नहीं, ऐसे ट्रेनिंग के रिलेटेड ना। सही, आप सवाल करें आपका। हाँ जी, ये मैंने ये पूछना था, आप अभी ये जो पॉइंटर इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसका सॉफ्टवेयर का लिंक तो शेयर कर दें। वो इसी जूम में ना होता है, जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं ना हमारे पास आ जाता है। अच्छा। और ये बताइए, जो ट्रेनर होते हैं तो एक हफ्ते में एक क्लास कितनी बार टीच करनी पड़ती है? यानी अगर मैं अगर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से अगर मैं ये शुरू करूँ ट्रेनिंग, तो फिर एक वीक में मैं कितनी दफ़ा क्लासेस होंगी? आपके साथ जो को ट्रेनर होंगे या आपके साथ जो मॉडरेटर होंगे, आप उनके साथ डिस्कस करके चलेंगे कि मतलब हमने जो किया था, हमने हर डे के हिसाब से ना एक बंदा साइन कर दिया था। लेकिन अक्सर कोई अवेलेबल नहीं होता तो फिर उसकी जगह दूसरा जो है ना पढ़ा देता है। मतलब एक्टिव तो हर दिन ही रहना है? हाँ जी, एक्टिव रहना है। चलें, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम। मुझे कोडिंग के वगैरह के बारे में ना अभी तक कुछ इल्म नहीं है, तो आज मैंने अपनी फर्स्ट क्लास ली है, तो कुछ भी मुझे समझ नहीं आया, तो आप काइंडली बता सकते हैं कि इसका कोई नेक्स्ट सेशन चल रहा है? जी, जो नया सेशन स्टार्ट हो ना पाइथन का, आप उसको ना स्टार्ट से लेना शुरू कर दें। और आपका बैकग्राउंड कौन सा है? लाइक बैचलर किस में कर रही हैं या किया हुआ है? मैं फिजिक्स में बैचलर कर रही हूँ। सही है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी पाइथन का ना। जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो ना उसको आप जो है ना लेना स्टार्ट कर दें। और उसके अलावा आप यूट्यूब से देख सकते हैं, अगर जैसे उर्दू या इंग्लिश में जो आपको सही समझ आती है। ओके सर, थैंक यू। इसमें भी कोर्स सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं शाम 7 बजे से आज, पाइथन एडीआई बोट कैंप के नाम से, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें स्टार्ट से बेसिक से ही बताएंगे ना, बिकॉज मुझे ज़रा भी इल्म नहीं है। जैसे उसमें बेसिक से मतलब बताते हैं, जो नया सेशन स्टार्ट होता है ना वो शुरू से ही कराते हैं। ओके सर, थैंक यू। मैम आप कोई भी सेशन ज्वाइन करेंगी ना, जो स्टार्ट से मतलब चल रहा हो या बाद में जैसे ही चल रहा हो, आपको ना बाद में चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको ना मतलब ऐसे नहीं करना कि आपने 2-3 दिन देखा समझ नहीं आ रही तो छोड़ दिया, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। मिस बेसिकली आपने ना इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, वरना दिमाग की तरफ से बगावत हो जाएगी। इसको हल्का फुल्का देखें, जो समझ आता बस उसको ऑब्जर्व करें, जो नहीं आता एंजॉय करें, एंजॉय द रेन। आस्ता आस्ता ब्रेन के मसल बनेंगे, पैटर्न बनेंगे और वो चीज़ें रिपीट होंगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और बस इतनी सी देर होगी, पैटर्न बनने तक की देर है। और वैसे भी जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप डिफ्यूज मूड में, यानी कि जब आपका ब्रेन प्योर काम कर रहा होता है, तो अंडर द हुड वो लास्ट शोर में, सबकॉन्शियस माइंड में डिफ्यूज मोड में होता है, जिसके अंदर वो जो चीज़ समझ नहीं आई उसको तलाश कर रहा होता है कि यार इसका मकसद क्या होगा। और वो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपके फिजिक्स के नॉलेज से वो चीज़ें कनेक्ट करे, और जब आप दोबारा क्लास में आए उसी टॉपिक पे, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएं। तो टाइम दें, सीरियस ना रहें ज़्यादा, और अपने आप को रिलैक्स रखें। ओके हाँ। सर, गॉट इट। मैम उसके अलावा ना इस सेशन के ना पिन में ना जो हमारे पास हमने रिकॉर्डिंग्स तो डाली ही डाली है, उसके अलावा कोलैब की फाइल है। आप अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहती ना, तो आप कोलैब की फाइल जो है ना उनको खुद से जो है ना रीड करें और कोड को एग्जीक्यूट करके चेक करें। आपको उससे भी जो है ना काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा आप बाकी सेशन में जाके जो है ना ज्वाइन करें मुझे। सर, इसकी रिकॉर्डिंग्स फेसबुक पे मिलेगी? मैम इसी जो है ना स्लैक पे ना जो पिन का एक होता है ऊपर टैब में ना, पिन की टैब होती है, उसमें जाकर ना आप रिकॉर्डिंग शीट देख सकती हैं। ओके सर, थैंक यू।
ये पाइथन का जो 12 PM वाला सेशन है नेक्स्ट, ये कब से शुरू हो रहा है? अब ये तो एंड हो चुका है ना? डिटेल तो अनाउंस नहीं हुई है। सरफाद, अगर आपने कुछ प्रेजेंट नहीं करना तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। सर अगर फाइल हैंडल टॉपिक कर लें उसको मतलब देख लेते हैं अगर कहते हैं तो। ठीक है, आप बता जी सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे ये बता दें मैंने किससे रब्ता करना है रहे। ट्रेनिंग के लिए? उसके लिए ना आपको मैम मुस्कान से रब्ता करना होगा, उसके अलावा मैम ईसा अफजल है, उससे आपको बताना होगा। लेकिन पहले आपको ना जनरल जो है ना, जनरल की टैब में ना एक फॉर्म है, उसको फिल करना होगा। उसके लिए आपको मतलब को ट्रेनर, और अगर आप ट्रेन करना चाहते हैं को ट्रेनर, और उसके साथ आपको मोटिवेटर्स यानी वो ढूंढ के उसके बाद आपको जो है फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करके आपको मैम मुस्कान और मैम जो ईसा है उसको बताना होगा कि मैं जो है नई न्यू सेशन स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। वो फिर आपको बताएंगे कब आपका सेशन स्टार्ट होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। अ, सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा ना एक और टॉपिक है जो हम देख लेते हैं, वो है पाइथन फाइल हैंडल का। इनके अभी तक हमने देखा था कंसोल के अंदर हम किस तरह काम करते हैं, मतलब फंक्शन वगैरह और बाकी चीज़ें। लेकिन अगर हमने फाइल के अंदर काम करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं, तो हम उसके लिए हम देख लेते हैं। आज हम इसको मुख्तलिफ टॉपिक्स देखेंगे, जैसे फाइल को क्रिएट करना, रीड करना, इसके अंदर डेटा को रिलेट करना। तो मतलब कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो हम लोग करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम ना पहले ये इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब भी मतलब आप काम करेंगे ना, सबसे पहले बेसिक सा सिनेरियो होता है कि आपने पहले फाइल को ओपन करना है। उसके बाद फिर आपने बताना है कि उसमें राइट करना है या क्रिएट करना है, जो भी मतलब फंक्शन परफॉर्म करना है ना, वो करेंगे। उसके बाद हम उसको क्लोज कर देना है। तो ये एक बेसिक सिनेरियो होता है जो हम इसको करते हैं। तो हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहले हम चेक कर लेते हैं फाइल को ओपन करने के लिए ना क्या कोड है। तो आपने जैसे ये लिखना है विद ओपन, आगे फाइल का नाम है कि जो भी फाइल है ना, आपने उसको फाइल देना है, फिर आगे बताना है कि आप उसको किस तरह करेंगे, मतलब रीड करना है या राइट करना है। जैसे मैंने ये एग्जांपल है ना, विद ओपन, आगे फाइल का नाम है, फिर लिखा हुआ है आर एस फाइल, यानी कि आपने इस फाइल को ओपन करना है। अगर हम इसको रन करें अगर अपने कोड में, तो हम ये करते हैं कि इस कोड को ना कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में सर इसको आपकी वॉइस रन ब्रेक हो करते रही है, हैं। अब पता नहीं सर मेरे लिए है या सबके लिए है। बाकी भी बता दें अगर इशू है तो। आवाज़ आ रही है मेरी? ये सर। ठीक है, चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मैंने ना एक कोड वो कर दी, मैं इसको मैंने ना ये किया कि आपने ना ये करना है कि ओपन का फंक्शन लिखेंगे ना, उसमें अपनी दो चीज़ें पास करनी है, फाइल का नाम और उसमें मतलब कि आपने क्या करना है, रीड करना है या राइट करना है। मैंने लिखा कि ओपन, आगे फाइल का नाम दे के आर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसका कंटेंट होगा ना, आपने उसको रीड करना है और प्रिंट कर देना है। उसके बाद फाइल को क्लोज कर दो। हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इस कोड को, तो ये देखिए, तो उसने मतलब बता दिया हेलो वर्ल्ड। इनके उसने इस फाइल को ओपन किया, जो ये टेक्स्ट था ना इसको रीड किया, यहाँ प्रिंट करा दिया, उसके बाद उसने फाइल क्लोज कर दिया। तो इस तरह ना फाइल को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा हम फाइल के अंदर राइट करना हो, राइट भी कर सकते हैं। इसको मतलब पेंट करना, वो भी कर सकते हैं। करते हैं कि इसको मज़ीद भी ट्राई कर लेते हैं कि अगर इसको कोई और टेक्स्ट लिखते हैं अगर हम लोग। हम इसको रन करते हैं दोबारा, तो ये देखें, तो उसने मतलब बाकी भी उसको टेक्स्ट को रीड किए हैं।
ये पूरी फाइल थी, तो इसलिए हमारे पास ना रीड का फंक्शन यूज होता है। ओपन का फाइल ओपन करने के लिए जो रीड का फंक्शन है वो फाइल को रीड करेगा। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके अंदर फाइल को राइट किस तरह करते हैं। अगर आपके पास फाइल है ना, तो ये तो इसमें कि आपने रीड कर दी फाइल, तो आपने राइट करना हो तो उसके लिए आपके पास राइट का फंक्शन है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। जी इसके अंदर ये है कि अगर तो ये फाइल होगी ना इस नाम से इसके अंदर, तो वो उसके अंदर राइट कर देगा। अगर नहीं है तो पहले फाइल क्रिएट करेगा फिर इसको राइट कर देगा। ये फाइल ओपन करने के लिए हो जाएगा हमारे पास डॉट ओपन, डॉट राइट हो जाएगा कि हमने क्या राइट करना है। मैंने इसे कहा कि तुम लिखो हेलो वर्ल्ड, तो अब इसको देखते हैं ये प्रिंट करता है या नहीं करता। ये देखिए हमारे पास ना एक फाइल क्रिएट हो गई गीक टेक्स्ट के नाम से। इसको हम देखें तो ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया इसके अंदर। तो इस तरह मतलब हम लोग फाइल के अंदर कुछ रीड करना हो या राइट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम कुछ और लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो वो भी लिख सकते हैं। तो दोबारा रन करते हैं। ये देखिए अब उसने इसको दोबारा मतलब कर दिया ना फाइल को, हेलो वर्ल्ड आ गया इसका नाम। तो इस तरह मतलब हम फाइल को रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। जैसे सर अगर फाइल क्लोज ना करें तो क्या जी होगा? सर। सर इशू तो कोई ना होगा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप काम करने के बाद उसको क्लोज कर दें। सर असल मतलब ये में एरर। जब न्यू फाइल की बारी आती है ना, जब हम न्यू फाइल जी ओपन सर करके कुछ करते हैं इसके बाद फिर रोला बनता है। बिल्कुल। मैं इसको नाम पूरा करें सिंगल में तो। तो ना भी करें ठीक है। जी सर। बिल्कुल सिंगल में इतना इशू नहीं बनेगा, लेकिन जब मल्टीपल फाइल में काम करेंगे तब वो इशू बन सकते हैं। जी। तो मतलब इसलिए हमें सारा कुछ मतलब करना पड़ेगा, फाइल क्लोज करनी पड़ेगी प्रॉपरली। तो अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि आपने ना फाइल को एक तो अपने फाइल के अंदर राइट कर दिया, और अब दोबारा उसी फाइल में राइट करेंगे ना तो वो पिछले को रेज कर देगा। और हमने उसके आगे लिखना है तो हम अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे, तो आगे वो उसको अपेंड कर देगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये फाइल थी ना, इसमें ये लिखा हुआ है पहले से, फिर मैं दोबारा करता हूँ कि उस पिछले को रेज करके ना ये खाली ये लिख देगा। तो ये देखिए मतलब उसने पिछला रेज कर दिया और ये न्यू वाला लिख दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भी टेक्स्ट आए तो मैं अपेंड यूज करूंगा, यहाँ पर डब्ल्यू की जगह ना। तो हम इसको देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। इसको रन किया ना तो ये देखिए, ये देखिए तो उसने एक न्यू फाइल बना दी। फाइल का नाम चेंज था तो इसलिए उसने दोबारा न्यू फाइल बना दी है। तो ये देखिए उसने मतलब दोबारा उसके आगे ना ऐड कर दिए, तो इस तरह ये पेंड करता है। अगर आप नॉर्मल राइट लिखेंगे ना तो पिछले को रेज कर देगा और सिर्फ उसी को मतलब रखेगा। तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह हम ना लोकल जो फाइल है उसको भी एक्सेस वगैरह कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिटेल दिए, जैसे हमारे पास ना रीड है जो फाइल रीड करने के लिए होता है, अगर हमने बाइनरी फॉर्मेट के अंदर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, हमने जिसके अंदर करना हो ना उसके अंदर कर सकते हैं मतलब। ये कुछ हमारे पास आज के लिए कुछ टॉपिक्स था, तो अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
फाइल हैंडलिंग में ओपन और क्लोज के अलावा कोई और भी कमांड्स हैं या फंक्शंस? इस टाइम जैसे राइट के हमारे पास रीड का है, इसके अलावा मतलब बाकी डायरेक्टरी जैसे सिस्टम की फाइल को रीनेम करना, उनको डिलीट करना। ये पिक्चर दिखा रही है कि अगर रीनेम का फंक्शन है, रिमूव का है, कॉपी मूव, मतलब काफ़ी सारा काम करते हैं। फाइल को मतलब मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो ये देख सकते हैं कि वैसे फाइल के मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास। फाइल क्लोज करना, फ्लैश करना उसको, फाइल नंबर, नेक्स्ट, साइज उसका, काफ़ी सारे हैं इसके मतलब जो यूज़ करते हैं। लेकिन मेनली यही कुछ होते हैं, राइट करना, रीड करना, तो इस तरह मतलब कर सकते हैं। अच्छा, फाइल जो है मेमोरी में वो किस फॉर्मेट में सेव होती है? वेरिएबल के तौर पे, स्ट्रिंग के तौर पर, या डिक्शनरी? वो ना उसका कंटेंट क्लियर होता है। जैसे हमारे पास ना यहाँ था ना कि जैसे अगर हमने रीड किया था ना, जो पूरा कंटेंट था उसके वेरिएबल में सेव कर रहा था और हम उसको प्रिंट कर रहे थे। फाइल खुद एक ऑब्जेक्ट है, फाइल खुद में एक डाटा टाइप है इसकी, नॉन प्रिमिटिव। तो उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हमने अब उसको, हाँ अगर रीड करने के बाद वो अलग बात है कि उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड हैं कि वो आपको अगर वो कंटेंट रिटर्न कर देते हैं, लाइक फाइल डॉट रीड। अब जो कंटेंट वेरिएबल में लाइन नंबर 2 पे जो डाटा है वो आपका स्ट्रिंग है। अदरवाइज जो लाइन नंबर 1 पे फाइल इटसेल्फ है, ये ना स्ट्रिंग है ना नंबर है, ये फाइल ही डाटा टाइप। इसकी टाइप ऑफ अगर हम चेक करेंगे ना तो फाइल ही बताएगा। ठीक। बिल्कुल सही। सर ये इस तरह पूरे जो गेम्स होती हैं वो फिर उनकी भी अलग डाटा टाइप होती है, वेरिएबल्स के तौर पे वो स्टोर होती हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि फाइल के तौर पे वैसे स्टोर होती हैं? बेस जब हम क्लास बनाते हैं, बेसिकली गेम्स के अंदर ज़्यादातर काम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो क्लासेस बनती हैं, करैक्टर का एक क्लास बन गई। तो जब उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, जैसे अभी लाइन नंबर 1 पे फाइल का बनाया हमने, इस तरीके से जब किसी करैक्टर का बनेगा तो उसकी टाइप वो करैक्टर कहलाएगी, वो जो उसकी क्लास का नाम था, तो उसको उससे प्रेजेंट होगी वो। तो उन मल्टीपल इंस्टेंसेस से मिलके, क्योंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है जो कि हमें बेसिक डाटा टाइप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें देती है, 7 से 8 डाटा टाइप, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, etc, उनसे उनकी कंपोजिशन से हम बनाते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसकी ऑब्जेक्ट, क्लासेस, ये सारे उसकी एग्जांपल हैं। एरे ये उसकी एग्जांपल हैं। तो जब हम करैक्टर की बात करें या किसी कार की, किसी भी ऐसी चीज़ की गेम डेवलपमेंट में या किसी और जगह के ऊपर भी जो किसी चीज़ को प्रेजेंट करी, पर्सन, अब पर्सन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी टाइप क्या होगी, डाटा टाइप, वो पर्सन क्लास वाली ही डाटा टाइप होगी, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसके अंदर वो सारी सलाहियतें हैं उस इंस्टेंस के अंदर जो कि उस क्लास में लिखी गई थी। तो अब फाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें अगर आप देखेंगे ना, फाइल के एक्चुअल क्लास को ओपन करेंगे तो उसके अंदर प्रिमिटिव डाटा टाइप होगा, या कुछ कोर लेवल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा। काफी डीप चीज जाती है ना, कर्नल तक भी शायद बात करनी पड़े उसको फाइल की एक्सेस लेने के लिए, वरना तो एक्सेस करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी जल्दी तो एक्सेस नहीं ना देता। आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, वैसे बात यह है कि क्लासेस ही बनी हुई हैं, और जब आप उसका इंस्टेंस बना लेते हैं फिर आप उसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। वैसे आप लोग